धन्यवाद। नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम सत्ता के फाइनल में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, सियासत भी अपना रंग बदलती नजर आ रही है। नेता एक दूसरे पर नए नए शब्दों के बाण छोड़ रहे हैं। गद्दार, गरीब, उद्योगपतियों के बाद अब प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में जयचंद की भी एंट्री हो गई है। जी हाँ, ये तमगा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को दिया है। ये बात और है कि यही बीजेपी सिंह को 2013 से बंटाढार कहती आई है। तो जाहिर है कि 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले और भी कई रंग देखने को मिलने वाले हैं। तो सत्ता के फाइनल में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभाओं पर होने वाले चुनाव को लेकर नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। नेता एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। उपचुनाव में अब जयचंद की भी एंट्री हो गई है और ये तमगा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को दिया है। उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को एक बार फिर टारगेट करना शुरू कर दिया है। हाई वोल्टेज सीट सांवेर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने दिग्विजय सिंह को जमकर निशाने पर लिया। साथ ही साथ कमलनाथ और सज्जन सिंह वर्मा को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। वी.डी. शर्मा ने कहा कि कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र की हत्या करने की बात करना हास्यास्पद लगता है। राजमाता जैसे व्यक्तित्व को 19 महीने तक जेल में रखकर कांग्रेस ने लोकतंत्र को तार-तार किया है। वी.डी. शर्मा ने बाटला हाउस हत्याकांड को लेकर भी दिग्विजय सिंह को निशाने पर लिया। वहीं विजयवर्गीय को रावण बताने वाले पूर्व मंत्री वर्मा से कहा, पहले अपनी शक्ल देखो और अपने कर्मों को देखो। वहीं कमलनाथ के बारे में शर्मा ने कहा, वो अकेले घंटी बजाकर घूम रहे हैं। बुजुर्गों का सम्मान करना हमारा काम है, लेकिन उनकी हालत ऐसी है कि वे जनता के बीच नहीं हो सकते। ऐसे में उनके गुर्गे घूम रहे होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि साधु क्या होता है और शैतान क्या होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। पूछना चाहता हूँ दिग्विजय सिंह से और कांग्रेस के नेतृत्व से, बटाला हाउस के अंदर मोहन चंद शर्मा की शहादत हुई थी। दुनिया ने, देश ने देखा, यही दिग्विजय सिंह है, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, जो कमलनाथ के गले में हाथ डाल करके सरकार चला रहे थे। जवाब दीजिए। आपने कहा था कि ये फेक एनकाउंटर है, सर्जिकल स्ट्राइक देश के अंदर होती है। हमारी सेना जान जोखिम में डालकर, वही भिंड के लोग जहां स्मारक बनाने की बात कर रहे हैं, वो सैनिक अपनी जान हथेली पे लेकर के जाता है। और पाकिस्तान के लोगों ने हमारे सैनिकों को जो हताहत किया था, उनके ऊपर जो आक्रमण किया था, उसका जवाब देने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक होती है। भारत में जश्न मनता है, लोग सेना के प्रति सलाम करते हैं, और आप दिग्विजय सिंह कहते हैं कि इसका प्रूफ चाहिए। अरे भारत का ये आज का सबसे बड़ा जयचंद है, ये दिग्विजय सिंह मैं कह रहा हूं। ऐसे जयचंदों को मध्य प्रदेश की जनता नहीं, देश की जनता जानती। उधर नगर हाट पीपलिया पहुंचे पूर्व मंत्री अरुण यादव ने भी बीजेपी पर जमकर तंज कसा। अरुण यादव ने कहा, निर्वाचित सरकार को भारतीय जनता पार्टी के रंगा और बिल्ला जो दिल्ली की सियासत कर रहे हैं, एक परंपरा 7-8 सालों से डाली है। निर्वाचित सरकारों को खरीद फरोख्त कर गिराया जाए। निर्वाचित सरकार को भारतीय जनता पार्टी के रंगा और बिल्ला, आप समझिएगा कि इनका नाम मैं ले रहा हूँ, जो दिल्ली की सियासत कर रहे हैं, उन लोगों ने एक परंपरा देश में पिछले 7-8 सालों से डाली है। निर्वाचित सरकारों को खरीद फरोख्त करके गिराया जाए। और ये पहली बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि आजकल विधायकों की चोरी हो रही है, समझे ना। तो विधायकों की चोरी करने वाले समूचे मध्य प्रदेश में जो 28 जगह जहाँ चुनाव हमारा होना है, स्पष्ट है, टिकाऊ और बिकाऊ का बीच का चुनाव। जाहिर है कि बीजेपी तो मौके की ही ताक में थी कि कब दिग्विजय सिंह पर्दे के सामने आए और बीजेपी उनको निशाने पर ले। तो तय मानिए, अब चुनाव विकास के मुद्दे से घूमता, जातियों से होता हुआ बंटाढार पर केंद्रित होता नजर आएगा। अब कमल दल के इस मास्टर स्ट्रोक से कमलनाथ कैसे निपटेंगे, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
और इस विषय पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। प्रभु जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो उपचुनाव है, ये उपचुनाव ना होकर ऐसा लग रहा है कि कोई चित्रगुप्त लेखा जोखा मांग रहे हैं कि कौन क्या है, और सारे लोग बता रहे हैं कि फलाना एक रंगा बिल्ला है, वो रावण है, वो जयचंद है, वो टिकाऊ है, वो बिकाऊ है, वो गद्दार है। तो ये चुनाव कहाँ जाता दिख रहा है? ये मनोज जी, यदि स्पष्ट कहूँ तो ये चुनाव मानसिक दिवालियापन पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ बदजुबानी के सिवा कुछ भी नहीं हो रहा है। जो नेता किसी को रंगा बिल्ला कह रहे हैं उनको पता है कि रंगा बिल्ला कौन थे। बिल्कुल। जो नेता किसी को जयचंद कह रहे हैं उनको पता है कि जयचंद कौन थे। जयचंद कन्नौज के राजा थे, जो गहरवार जो राठौर राजवंश है उसके उस वंश के थे, जिसकी बड़ी शान से आज इस देश के लोग अपने आप को राठौर और गहरवार कहते हैं। और जयचंद ने गद्दारी नहीं की थी। जयचंद की बेटी का हरण पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली के राजा थे उनने किया था, और उसका बदला लेने के लिए उनने एक विदेशी आक्रांता को जो आया था आक्रमण करने के लिए उसकी मदद की थी। ये कहा जाता है उनने उसको आमंत्रित किया। तो जयचंद वैसा नहीं है जो गद्दार के संदर्भ में प्रयोग किया जा रहा है। जो कांग्रेस जो अपने 22-25 लोगों को जयचंद जयचंद चिल्ला रही है, तो जयचंद वो नहीं है। जयचंद वो हैं जिनने बुलाया हो। तो अब आप देख लीजिए कि कौन जयचंद है। बिल्कुल। रंगा बिल्ला कौन थे? रंगा बिल्ला वो दुर्दांत बलात्कारी थे दिल्ली के, जो मासूम बच्चियों के साथ रेप करते थे, और जो बाद में पकड़े गए उनको फांसी की सजा हुई। और जिन बच्चों ने उनसे संघर्ष किया था उनके नाम पर पुरस्कार स्थापित है, और हर साल पुरस्कार दिया जाता है। वीरता पुरस्कार दिया जाता है बच्चों को। तो आप जो है पब्लिक फिगर, जो जनता के बीच के चुने हुए नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो 40-40 साल से हैं, जो पिछली आपकी 15 साल की सरकार में भी नेता हैं, बिल्कुल, उनको आपने जेल तो डाल नहीं पाए किसी मामले में कि कोई आरोप लगाकर आप जेल डाल दें। उनको सीधे सीधे उस बलात्कारी रंगा बिल्ला के बराबर श्रेणी पे खड़ा कर दे रहे हैं। मतलब एक व्यक्ति की बात नहीं है। आज पीसी शर्मा बोल रहे हैं, कल कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, अभी 1 घंटे बाद ही कांग्रेस का पीसी शर्मा या कोई और नेता चिल्लाने लगेंगे। तो तरह तरह के जो गद्दार और ये तमाम के जो उपमा अलंकार, जो मर्यादित शब्दों के जो प्रयोग किए जा रहे हैं, ये राजनीति की पाठशाला नहीं है जो इनके वरिष्ठ नेताओं ने इनको सिखाया होगा। हर आदमी अटल जी की बात करता है, हर आदमी जवाहरलाल नेहरू की बात करता है, हर आदमी इंदिरा गांधी की बात करता है, राजीव गांधी की बात करता है। क्या आपने कभी उनके मुंह से ये शब्द सुने थे, या उनने आपको ये सिखाया कि ऐसा बोलें? आपके पास ये आप इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके पास बोलने के लिए नहीं है। बिल्कुल। शिवराज सिंह चौहान को देख लीजिए, कमलनाथ को देख लीजिए, दिग्विजय सिंह को देख लीजिए, इन नेताओं के पास बोलने के लिए कोई ना कोई विषय होता है। ये एक दूसरे पर हमला भी करते हैं तो बहुत नपातुला सधा हुआ हमला करते हैं। यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने काला कौवा कहा है तो उन्हें कमलनाथ या दिग्विजय सिंह या कांग्रेस के किसी नेता को नहीं कहा, उन्होंने अपने आप को कहा कि मैं काला कौवा हूँ। कि आप यदि झूठ बोलोगे, गलत करोगे तो मैं कौवे जैसे चोंच मार के काटता है वैसे मैं काटूंगा, क्योंकि ये एक पुरानी कहावत है। उस कहावत के संदर्भ में उन्होंने कहा। एक गाना भी बड़ा चर्चित, हाँ, झूठ बोले कौवा काटे। जी, उसी संदर्भ में। लेकिन के मिश्रा भी कह रहे हैं कि सब जानते हैं कि काला कौवा कहाँ जाकर बैठता है, जबकि उस कौवे को पूर्वजों के तौर पर हम तर्पण के दिनों में ढूंढते हैं कि उनको ग्रास दे दें ताकि जो मृतात्मा है उन तक वो पहुंच जाए। अब मनोज जी, के मिश्रा जो है ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, बहुत पूरे प्रकांड विद्वान हैं। उनको पता होगा कि भारतीय संस्कृति में या हिंदू जो सनातन धर्म है, इसमें हर चीज़ की पूजा की जाती है। बिल्कुल। इसमें जो है कचरा, जो गोबर है, उससे गणेश बना के हम उसकी पूजा करते हैं। इसमें कौवे की भी पूजा की जाती है, सांप की भी पूजा की जाती है, गौरैया की भी पूजा की जाती है। हर चीज़ जो इस धरती पर विद्यमान है उसको कहीं ना कहीं उसको भगवान का अंश मानकर उसकी पूजा की जाती है। तो उनको जो तो ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए, लेकिन वो भी राजनीति की सीमा में बंधे हुए हैं। उस सब के सब गंधारी बने हुए हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों, बिल्कुल सब जो है आंख पे पट्टी बांधकर गंधारी बने हुए हैं। आप कितने ही पढ़े लिखे हों, कितने ही विद्वान हो, यदि आप जनता के बीच में ढंग के शब्दों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो आपका पूरा ज्ञान निरर्थक है। जी, आपकी सार्थकता तब है जब देश को आप एक दिशा दें। चुनावी मंच पर भी जाएं तो कम से कम ये तो बताएं कि हमारी 15 साल की सरकार ने ये काम किया था, कांग्रेस ने 5 महीने में ये सब गलतियां की। या कांग्रेस के लोग जाएं तो ये बताएं कि 15 साल में उन्होंने ये गड़बड़ियां की थी, हमने 5 महीने में ये सुधार दिया, इस प्रदेश को पटरी पर ले आए। लोगों से बुलवाएं उस चीज़ों को, जनता उनकी बात में हाँ में हाँ मिलाए। लेकिन हो उल्टा रहा है कि वो आप आए, माइक पकड़ा आपने और एक दूसरे पर दनादन जयचंद कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, किसी को गद्दार कह दिया।
तो ये जो राजनीति का स्तर गिर रहा है मध्य प्रदेश में, ये वाकई में सोचने वाली बात है कि अगले चुनाव तक जनता इनको स्वीकार करेगी या अस्वीकार करके घर बैठा देगी। बिल्कुल बड़ी बात है ब्रजेश जी कि जो प्रभु जी ने कहा कि जनता स्वीकार करेगी नहीं। एक और बड़ी बात है कि जो प्रभु जी ने तीनों उदाहरण दिए कि कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, शिवराज सिंह चौहान हो, ये ऐसे नेता जो संयमित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन बाकी नेता जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, जयचंद, गद्दा, टिकाऊ बिकाऊ, कौआ, रंगा बिल्ला, तो ऐसा नहीं लग रहा कि एक होड़ सी लगी है कि केवल हम स्पेस चाहिए उनको कि वो टीवी में दिख जाएं, अखबारों में छप जाएं कि हम भी इस प्रचार में मौजूद हैं या हम भी इतना कुव्वत रखते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, और केवल दिखने की होड़ है। और यही कारण है कि वो ना अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, और जनता का ध्यान उन मुद्दों से भटका रहे हैं जिनके जवाब जनता पूछना चाह रही है नेताओं से कि कर्ज माफ़ी का क्या हुआ, युवा रोजगार का क्या हुआ, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का क्या हुआ, या जो दोनों पार्टियों ने वादे किए होंगे कि बिजली, सड़क, नल, जल, ऐसे तमाम वादे, उनका क्या हुआ। तो उसकी बजाय नेता एक नया एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं और उसके बाद भूल जा रहे हैं, और नया फिर एक नया मंच पकड़ते हैं, नया शब्दावली लाते हैं, फिर कुछ बोलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। निश्चित तौर पे मनोज जी, जैसा आप कह रहे हो कि होड़ सी लगी हुई है, हम देख रहे हैं कि स्तर एकदम गिरता हुआ जा रहा है। मतलब एक ने यदि कोई ऐसी स्तरहीन बात की है या ऐसा भाषण दिया है तो दूसरा उससे और नीचे गिरने की कोशिश करता है। इसकी एक वजह तो ये है कि सोशल मीडिया में उनको तवज्जो मिलती है कि इस तरह के बयानबाजी करने से वो लाइमलाइट में आ जाते हैं। अगर उनकी जगह ये कोई बड़े नेता यदि बोल रहे हो तो बड़े नेताओं की भाषा और उनकी जो बयान है, उनके जो शब्द हैं, वो अपने आप ही आ जाते हैं मीडिया में। लेकिन वी.डी. शर्मा भी, क्योंकि वी.डी. शर्मा भी बड़े पद पे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, निश्चित तौर पर वो बड़े पद पे आ गए। हो सकता है जल्दी आने से भी, मिलने से आदमी को क्या लगता है कि वो पचा नहीं पाता है आदमी। वी.डी. शर्मा भी विद्यार्थी परिषद में रहे हैं, इसके बाद एकदम प्रदेश अध्यक्ष बन गए, युवा हैं, तो युवाओं का जोश रहता है। जिस तरह की भाषा पहुँच के यदि वो आज बोल रहे हैं और जल्दी लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रहे हैं कि सीधे तीखे सवाल या वो जवाब देने की अपेक्षा वो सीधे जो हमले कर रहे हैं वो स्तरहीन तरह से कर रहे हैं, जैसी भाजपा की कभी परिपाटी नहीं रही है। भाजपा में अटल जी का अनुसरण करते आए हैं नेता, जो ऐसे भी तंज कसते थे तो जिनको सुनने के लिए विरोधी दल के लोग भी जाते थे। लेकिन आज देख रहे हो आप, भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों में इस तरह की बयानबाजी बढ़ रही है। चाहे आप कैलाश विजयवर्गीय जी का भाषण देख लीजिए, चाहे जीतू पटवारी को देख लीजिए, चाहे अभी जो नंगे भूखे वाला जो आया है दिनेश गुर्जर को देख लीजिए। तो इस तरह का स्तरहीन गिर रही कि इसकी वजह एक सीधी सी ये है कि इनको लाइमलाइट में आना है, अखबारों पे आना है और लोगों को मुख्य मुद्दों से भटकाना है। मुख्य मुद्दे की कोई बात नहीं करा। आज देख रहे हैं आप, चुनाव में कहाँ पे भटक गए, किस स्तर से कहाँ पे पहुँच गए हम। जब कर्ज माफ़ी की बात हो रही थी, कन्यादान योजना की बात हो रही थी, बिजली की बात हो रही थी, वो सारे मुद्दे गौण हो गए हैं आज की तारीख में, और दोनों एक दूसरे पे हमले कर रहे हैं, एक उद्योगपति, एक नंगे भूखे। तो ये मेन मुद्दों से भटक रहे हैं। जनता देखती है और जनता इसका जवाब चुनाव में देगी मतदान के दौरान। प्रभु जी, जनता तो जवाब देगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि कोई जिस प्रकार से बाटला उसकी बात हो रही है कि इतना पुराना मामले का कि आज क्यों जिक्र हो रहा है, जयचंद की बात हो रही है, तो उस संदर्भ की बात हो रही है, पुलवामा की बात हो रही है, उड़ी हमले की बात हो रही है, तो ये जो गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, तो बजाय इसके कि मुद्दों की बात होती है कि जैसा आपने भी कहा कि 15 साल में क्या किया, या हम आने वाले जो हमारे पास 2, 2.5, 3 साल बचे हैं उसमें क्या करेंगे, इसकी बात दोनों दलों के नेता नहीं कर रहे हैं। देखिए मनोज जी, ये ऐसे मुद्दों को इसलिए लिया जाता है कि उनको पब्लिसिटी मिले, जैसा कि हम बात कर रहे हैं। यदि हम इस बयान पर बात करें, इन शब्दों पर लेकर हम इस प्रोग्राम कर रहे हैं, बैठकर चर्चा कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उनको ये मालूम है कि वो कुछ भी अनर्गल प्रलाप करेंगे तो ज़्यादा पब्लिसिटी मिलेगी, चाहे पॉजिटिविटी में हो या निगेटिविटी में हो। लेकिन वो स्क्रीन तो घेरे हुए हैं, टाइम तो लोग सारे चैनलों का लिए हुए हैं, सारे अखबारों के पहले पन्ने पर जगह पा रहे हैं। तो जो माइनस प्लस होता है तो उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमको तरजीह तो मिली है, क्योंकि यदि वो सकारात्मक बात करेंगे, हाथ में माला लेके यदि भजन करने लगे वो मंच पर, तो कोई नहीं छापेगा कि भाई ये तो बाबा जी हैं, कुछ बोलते ही नहीं है, मौन ही बाबा हैं। तो आपको तो कुछ ना कुछ बोलना है और विरोधी पर हमले करना है। तो जो आपके पास तथ्य तर्क है नहीं वास्तविक, आप जनता को बरगलाना ही चाहते हैं, भरमाना चाहते हैं, तो आपको बाटला हाउस याद आएगा, आपको पुलवामा अटैक याद आएगा, आपको तमाम चीज़ें या जयचंद याद आ जाएगा। अब मनोज जी, जो जयचंद की मैंने किस्सा आपको बताया, बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान यदि आज होते, हम चूँकि आज जयचंद को पुराने इतिहास से उठाकर आज के संदर्भ में याद कर रहे हैं, और जितना इस पूरे उपचुनाव में 6 महीने में जयचंद का नाम लिया होगा, इतनी बार यदि कोई राम नाम लेता शायद वाल्मीकि बन जाता। बिल्कुल। तो जयचंद
और पृथ्वीराज चौहान आज होते तो आज पृथ्वीराज चौहान पे एफआईआर दर्ज हो गई होती अपहरण की कि वो एक व्यक्ति की बेटी को उठाकर ले गया। तो अपराधी आज पृथ्वीराज चौहान होते ना कि जयचंद होते। जयचंद तो फरियादी होते आज की तारीख में, बिल्कुल, यदि उस संदर्भ में देखें तो। लेकिन चूंकि राजनेता को बयान देने और एक शब्द ऐसा मिल गया उनको इतिहास में जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पुलवामा अटैक जो हुआ, उसके बाद जो कुछ हुआ केंद्र सरकार की थी, उसमें मध्य प्रदेश सरकार का कौन नेता गया वहाँ पे लड़ने के लिए, या मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया उसमें पुलवामा अटैक में। बिल्कुल, जो विपक्ष में मध्य प्रदेश के थे उनने पुलवामा अटैक में क्या किया, कि वो जाके जो हताहत हुए उनके पक्ष में गए, या वो पाकिस्तान के जो लोग थे या जिन आतंकवादियों के उनके गले में हाथ डालकर घूम रहे थे, उन्होंने तो इन चीजों का कोई औचित्य नहीं है मनोज जी। लेकिन चूंकि ये बातें एक आम आदमी के मन में सीधे प्रभावित होती हैं, सीधे उसको पिन की तरह चुभती हैं, उसको लगता है, उसको बोलने का सब्जेक्ट लगता है। यदि ये सड़क की बात करेंगे तो कमियां दोनों जगह हैं, ये बिजली की बात करेंगे तो कमियां दोनों जगह हैं, ये संबल योजना की भी बात करेंगे तो कमियां दोनों जगह हैं। बिल्कुल, किसी भी स्कीम पर यदि जनता से जुड़े यदि विकास कार्य पर आप बात करेंगे तो उसका अच्छा पक्ष भी है और बुरा पक्ष भी है, और नेता हमेशा इस चीज़ से बचना चाहता है कि उससे तुलना की जाए। इसलिए वो इस तरीके के बयान देते हैं मंच पे, ताकि जनता केवल उनकी बात को सुने, वो जिस दिशा में उनको ले जाना चाहते हैं उसी दिशा में चलें और वोट में वो कन्वर्ट हो जाए। तो वर्तमान के हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि नेताओं का ये टीआरपी चुराने का एक नया तरीका है। बिल्कुल मनोज जी, सही कह रहे हैं आप कि ये जो नेताओं की टीआरपी है जी, चुनावी टीआरपी की तरह नेताओं की टीआरपी के जो जितने उल्लू जुल बयान देगा, उल्टे सीधे शब्द बोलेगा, उसकी टीआरपी उतनी ज़्यादा है। टीआरपी की बात है, लेकिन जो टीआरपी नेताओं की है जिनको पहचान है चंबल में, ग्वालियर में, मालवा में, वो सारे के सारे नेता लगे हुए हैं। दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे से आगे आ गए, अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं कि वो एक पक्ष के साथ जा रहे हैं, जबकि हमने देखा कि कुछ अफसरों के तबादले चुनाव आयोग ने निरस्त भी किए हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि एक संवैधानिक संस्था को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। इन सब के बीच चुनाव आयोग जो है वो उसने कई सारी एफआईआर भी की है। लेकिन ब्रजेश जी, आपको लगता है कि वो जिस प्रकार से वो एफआईआर हो रही हैं या जिस प्रकार की धाराओं में उनके खिलाफ एफआईआर होती है, चूँकि आपको क्राइम का भी लंबा अनुभव है, तो ये सफिशिएंट है या इसमें बदलाव होना चाहिए ताकि ऐसी बयानबाजी पर रोक लग सके? मनोज जी, पिछला आप इतिहास देख लेंगे, अब तक चुनाव आयोग ने जितनी भी एफआईआर हुई, चुनाव के दौरान जो भी एफआईआर हुई, आप मुझे एक भी उदाहरण ऐसा बता दीजिए जिसमें कार्रवाई हुई हो। ये चुनाव के दौरान मामले दर्ज हो जाते हैं, इसके बाद ये कहाँ आलोप हो जाते हैं आपको भी नहीं पता, हमें भी। ये सीधे कोर्ट में चलते हैं, इसके बाद इनका निराकरण हो जाता है, किसी को आज तक कोई सज़ा नहीं हुई। यही कारण है कि आप देखो चुनाव आयोग में आचार संहिता का उल्लंघन लगातार जारी है, बढ़ ही रहा है, ना कम हो रहा है। यदि चुनाव आयोग सख्ती से कोई कार्रवाई करता है, ऐसी कोई उदाहरण पेश करता, तो ज़रूर इस पर अंकुश लगता। हाँ, अभी मामले दर्ज हो जाएंगे, आचार संहिता के मामले दर्ज हो जाएंगे कि आपने ऐसा किया है, बाद में नेता उसमें माफ़ी मांग लेंगे या आपको थोड़ा बहुत दंडित कर दिया जाएगा, बस, इससे अलावा कुछ नहीं है। यदि चुनाव में रोक, आपको चुनाव में लड़ने से रोक लगाने जैसे सख्त कदम यदि चुनाव आयोग उठाए तो हो सकता है इस पर आगे जाके अंकुश लग सकता है और इस स्तर का गिरावट जो हो रही है उस पर रोक लग सकती है। बिल्कुल। तो आपको लगता है इससे केवल रोक लगने से कुछ हो जा पाएगा? क्योंकि सज़ा का प्रावधान अभी स्पेशल कोर्ट बन गई है जनप्रतिनिधियों के लिए, कई सारे मामलों हमने देखा सजाएं भी हुई हैं, लेकिन इसके बाद भी ऊपर की अदालत में चले जाते हैं, मामला खिंचता रहता है और जैसा आपने बताया कि कोई एक्शन ऐसा होता नहीं है कि जिससे नेता सबक ले सकें। हम जब इस दौर में आए पत्रकारिता में, तो हमने एक ही आदमी का नाम सुना था, टीएन शेषन। इससे पहले चुनावों की क्या दुर्दशा थी आप भी जानते हो कि लोग बूथ कैप्चरिंग हो जाती, सब हो जाती। इसके बाद जो सख्तियाँ हुई तो आपने देखा लालू यादव, हमारे यहाँ भी मध्य प्रदेश में किशोर समृति उदाहरण है जिनको सजा हुई 5 साल से, तो वो भी चुनाव नहीं लड़ पाए इसके बाद से। अभी हालिया मामला शकुंतला खटीक का, हाँ, अभी हालिया मामला शकुंतला का। तो ये जो सख्त वो हुए, उसके बाद जो आपराधिक मामले हैं उसमें तो नेता अब डरने लगे हैं कि कोई आपराधिक मामले हों, यदि उसमें सजा हो जाएगी तो उनका राजनीतिक कैरियर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इससे जो छोटे तरह के अपराध हैं, जैसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करना, पैसे बांटना, इसमें इस तरह में भी और चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और सख्त कानून बनना चाहिए कि इसमें भी आपको चुनाव लड़ने से अपात्र घोषित कर दिया जाए या आप पे जुर्माना लगाया तो जाहिर है कि इस पे भी अंकुश लगने लगेगा। मनोज जी, प्रभु जी, ये तो हुई बयानों की बात कि कौन किसको क्या कह रहा है, लेकिन ये ऐसे दौर में राजनीति आ गई है कि जैसे दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो लोग भ्रष्ट थे उनने आपको टिकट दे दिया, जब तक कि वो भ्रष्ट 25 लोग 6 महीने पहले तक उसी दल का हिस्सा थे। बीजेपी आरोप लगाती थी जिन लोगों पर कि ये भ्रष्ट हैं, वो लोग आज बीजेपी के पाले में खड़े हैं। तो जनता के पास क्या ऑप्शन बचा है? क्योंकि वो तो उसको तो लगता है इनमें से किसी को भी जीतेंगे तो कोई भरोसा नहीं है कि कल कब कौन किसके पाले में खड़ा नजर आएगा। मनोज जी, इस मामले में जनता बहुत समझदार है, वो ज़्यादा भ्रष्ट
की तुलना में कभी कहीं पर कम भ्रष्ट को चुन लेती है और कहीं पर उसको लगता है कि ज़्यादा भ्रष्ट ज़्यादा काम करा सकता है या सहज उनकी बात सुन लेता है, तो कम भ्रष्ट जो है उसकी तुलना में ज़्यादा वाले भ्रष्ट वाले का समर्थन करती है। क्योंकि जनता को अपने से मतलब है, उसको अपने गांव से मतलब है, उसको अपनी सड़क से मतलब है, उसको अपने पानी से मतलब, उसको अपने बच्चे के रोजगार से मतलब है। बिल्कुल। और उसको ये मालूम है कि नौकरी तो कोई सरकार दे नहीं सकती है, नौकरी मिलेगी बच्चे की काबिलियत पे मिलेगी, लेकिन बाकी के जो दीगर काम है उसके जो सुविधा है, जो वो उसमें वो उनकी मदद कर सकते हैं। तो वो अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जो भी व्यक्ति होता है उसको वो वोट देती है। क्योंकि ये राजनीति ऐसी है कि यहाँ पर ईमानदारी का तमगा लेकर जो आए व्यक्ति हैं, जिन पर सर्टिफिकेट था, जिनके पास ISO सर्टिफाइड थे, जो ईमानदार हैं, और वो जब सत्ता में आए ईमानदारी की देश को बदलने के लिए, तो वो उसी भ्रष्टाचार की गंगा में समा गए, तो नए रास्ते खोज लिए। हाँ, तो इस तरीके के जो राजनीति है, तो इतने सालों में देश की जनता अच्छे से मान चुकी है कि जो राजनेता है वो वाकई में ईमानदार है, ईमानदार है, वो मंच पर ईमानदारी की बातें करता है तो ईमानदार है। उसकी परिभाषा अपनी अपनी हो हाँ सकती जी, है। तो हर व्यक्ति ने इसको तय कर लिया, उसको अपने से मतलब है, इसीलिए उसके पास, क्योंकि ऑप्शन भी नहीं उसके पास। नोटा आया तो पहली बार में नोटा का भरपूर इस्तेमाल किया, लोगों ने ज़्यादा उसको तरजीह दी। तो तमाम राजनीतिक दल इस बात पर आ गए कि अपना वोट खराब मत कीजिए, आप चाहे A को दीजिए, चाहे B को दीजिए, या Z तक चले जाइए, लेकिन नोटा पर मत जाइए, नोटा पर क्योंकि नोटा पे जाना अपना वोट के अधिकार को खराब करना है। तो नेताओं ने उनको एक नया पाठ पढ़ा दिया। तो जो जनता जो चाह रही थी कि नोटा की बहुमत हो जाए, तो फिर से चुनाव की नौबत आए या वो प्रत्याशी बदलने की नौबत आए कि नेताओं को, जैसा हाँ, कुछ। तो ये कुछ जनता को उनको फिर भरमा दिया कि अपना वोट खराब कर रहे हैं, तो नोटा ही खत्म हो गया, अब नोटा केवल दिखावे की चीज़ होकर रह गई है। तो ऐसी स्थिति है, तो हमको उसमें से ज़्यादा में से कम को चुनना है, या कभी कम में से ज़्यादा को चुनना है, जैसी परिस्थितियाँ हैं। क्योंकि आप सब तो खुली किताब है मनोज जी, आप ही बता रहे हैं, जैसा सब लोग कह रहे हैं कि जो कांग्रेस में थे तो यही भाजपा के लोग उन पर महाभ्रष्ट का आरोप लगाते थे, इधर आ गए तो पवित्र हो गए, वो कह रहे हैं कि वो भ्रष्ट थे, हम तो पवित्र थे। अब इमरती देवी का बयान सुनिए आप, बिल्कुल उसी सरकार का हिस्सा हो के वो कहती है कि 5-5 लाख रुपया सभी विधायकों को देते थे। जब 5 लाख विधायकों को देते तो मंत्रियों को कितना देते होंगे? तो उसका खंडन भी नहीं हुआ, उसके जवाब में कहा गया वो तो करोड़ों की बात करती थी। तो जाहिर सी बात है, अगर विधायक 5 लाख रुपए ले रहा है बकुल इमरती देवी, तो मंत्री का रेट तो ज़्यादा होगा जी। तो मनोज जी, ये राजनीति का चरित्र गिर गया है, उसके साथ जनता का भी चरित्र गिर गया है। हम मतदाताओं को ये समझना होगा कि वाकई यदि हमको कोई परिवर्तन करना है तो जनता को नहीं, जनता की विचार को बदलना होगा। जनता का जो मत का अधिकार है उसको, अपने अधिकार को समझना होगा। वो यदि उनको लगता है कि ये सारे तमाम लोग बेकार हैं, तो अपने बीच में से अच्छे व्यक्ति को चुनाव लड़ाएं, लेकिन वो अच्छा व्यक्ति पहुंचेगा तो वैसे ही हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए जनता को अपने मताधिकार से ये बार बार लोगों को बताना चाहिए कि आप यदि गलत कर रहे हैं तो आपके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं, नहीं तो जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक और गलती जो मतदाताओं की अगर हम बात करें, जो आपने कहा कि मतदाताओं को भी कम से कम 100% वोटिंग करना चाहिए, क्योंकि होता ये है कि 50% लोग वोटिंग करते हैं या 60%, उनमें से भी 50 से 52% किसी एक आदमी को चुन लेते हैं, वो बाकी सारों पर शासन करता है और बाकी सारे उसी से उम्मीद लगाते हैं। देखिए मनोज जी, ये तो व्यक्ति के अपने ऊपर निर्भर है। कानून यदि चुनाव आयोग ऐसा कर दे, मैंडेटरी कर दे वोट डालना, कि आपने वोट नहीं डाला तो आपका राशन बंद हो जाएगा, आपका पानी बंद हो जाएगा, तो लोग वोट डालने चले जाएंगे। लेकिन हमने एक बड़ा परिवर्तन देखा है जी। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जहां बैठकर हम बात कर रहे हैं वो जिम्मेदार है, या उसको श्रेय देना चाहिए, या अखबारों को श्रेय देना चाहिए कि जो VIP लोग थे, जो कभी पहले वोट डालने नहीं जाते थे, अब सबसे पहले लाइन लगाकर वोट डालने जाते, क्योंकि उनकी फोटो दिखती है, फोटो छपती है, प्रचार होता है कि ये वोट डालने का है। तो ये जो परिवर्तन आया है, तो उसके कारण वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है पहले की तुलना में। अवेयरनेस लोगों में आई है, जागरूकता बढ़ी है, लेकिन 100% वोटिंग होना तो एक तो रामराज की कल्पना जैसा मामला है कि आप सभी से उम्मीद करें। उसके लिए तो आपको कोई ऐसा कानून बनाना पड़ेगा कि हर व्यक्ति मतदाता को वोट देना कंपलसरी हो। बिल्कुल। अब वोटर कानून के दायरे में जब बंधेंगे, लेकिन अभी अब समय के दायरे में बंधे, और समय ये कह रहा है कि अब इस चर्चा को यहीं विराम दिया जाए। तो आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर ये जो चुनाव है बड़ा रोचक हो गया। रोचक इसलिए हो गया कि जनता के मुद्दों से शुरुआत और जनता के मुद्दे पीछे पीछे गौण होते जा रहे हैं। कभी जयचंद हो रहे हैं, कभी रावण हो रहे हैं, कभी, तो कुल मिलाकर मतदाताओं को भ्रमित करने का खेल दोनों दलों की ओर से चल रहा है, और कई सारे छोटे मोटे दल या निर्दलीय उम्मीदवार इसमें। जनता से भी हम अपेक्षा करेंगे अनादि TV की वो भी अपने मत का सही इस्तेमाल करें,
सारे के सारे लोग वोट डालें, ताकि कल को ये खसक ना रहे कि हमने इसको वोट डाला या ये कहीं चले गए। और जिन लोग इस प्रकार से उनके जो वादों से मुकरते हैं, चाहे वो चुनावी वादे हों या घोषणा पत्र में की गई वादे हैं, उनसे भी वो हिसाब किताब पूछे, ताकि अगली बार जब नेता आपके दरवाजे पर वोट मांगने आए तो उसके मन में एक डर रहे कि अगर ये मतदाता मुझसे पूछेगा कि मैंने इसके लिए क्या किया क्या नहीं किया है, तो इसका जवाब मुझे देना होगा। तो सत्ता के फाइनल में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।